चैप्टर है हमारा कब कहाँ कैसे। ये जो क्लास 6 की हिस्ट्री है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। यहां से भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे पता लगाएं, देखिए ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ था इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम रेडियो सुन सकते हैं भाई, जो कि जिसका अब जमाना नहीं रहा। टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, और जाहिर सी बात है हम लोग आजकल टीवी देखते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की याद हो, जो जिस घटना के बारे में जानना चाहते हो, या तो वो व्यक्ति वहाँ प्रेजेंट हो, तभी हम जान सकते हैं कि उस घटना के बारे में। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे पॉसिबल है, क्या आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले क्या हुआ था, उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें थोड़ा और डीप जाना पड़ता है और उस तरीके की चीज़ें जुटानी पड़ती हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, समझिए चीज़ों को, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों यानी कि किसान, जो शासक हुआ करते थे, व्यापारी हैं, पुरोहित हैं, शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, संगीतकार, और फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं कि शिकारी किस तरीके से शिकार करते थे, क्या खाते थे, पशुपालक कैसे थे, किसान कैसे थे। ये नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, यानी कि अतीत के बारे में, बहुत पहले की बात हो रही है। कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, ये भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अब जैसे सबसे पहला पॉइंट है, लोग कहाँ रहते थे। तो देखिए, लोगों के रहने की अगर बात करें तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। और यहाँ कई लाख वर्ष पहले से लोग रह रहे हैं, कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है चीजों को कलेक्ट करके रखना या कलेक्ट करना, उनका संग्रहण करना। ठीक है, जैसे हम लोग अपनी जो भी चीजें होती हैं उनको बड़ा अच्छे से कलेक्शन करके रखते हैं, तो वो है संग्राहक। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के जो अन्य उत्पाद हैं उनका यहीं से संग्रह किया करते थे, जंगलों से ही। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। तो लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। और यहाँ पे मानचित्र पहला है, पेज नंबर 2 है, वहाँ पे हमें मिलेगी नर्मदा नदी। कहाँ है नर्मदा नदी इसमें? तो देखिएगा, ये आपकी यमुना नदी है, ये गंगा नदी, यहाँ से ये गंगा नदी बह रही है, ये इधर चंबल नदी आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, ये इधर ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। ओके, ये इधर सुलेमान किरथर की पहाड़ियाँ हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और जैसा कि इसमें कह रहा है नर्मदा नदी का पता लगाओ, तो नर्मदा नदी इसमें कहाँ है? यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो विंध्य पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये सोन नदी है, यहीं पे ये नर्मदा नदी भी है। ठीक है, ये क्या है? ये नर्मदा नदी है। ये ताप्ती नदी यहाँ से गुजर रही है, इसके ऊपर सतपुड़ा है ये। ठीक है, यहाँ पे गोदावरी नदी है, ये दक्कन का पठार है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है कि नर्मदा नदी जो है उसका हमने पता लगा लिया कहाँ पे है, यहाँ पे लोग बहुत पहले से रह रहे हैं। यहाँ पे जो जंगल हैं, जो विशाल जंगल के अंदर जैसे जो भी जड़ें हैं, फल हैं, जो और अन्य उत्पाद हैं, उनका वो संग्रहण किया करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब इसमें क्या है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये रहा सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ इधर हैं, देखिए। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ उपजाया गया? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में।
ठीक है, यही वो पहाड़ियां हैं, यही वो क्षेत्र है जहां आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। ये लोग गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ भी हैं, वो अभी हम देख लेंगे। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर पूर्व में गारो हो गया, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हो गई। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था, ठीक है, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, यानी कि ऐसे स्थान जो विंध्य के उत्तर में स्थित थे, वहाँ सबसे पहले क्या हुआ? चावल उपजाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये यहाँ पे क्या है? ये एक जो मानचित्र दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्या है? ये गारो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर बंगाल की खाड़ी है और इसी तरीके से पूरा यहाँ पे मानचित्र दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। मानचित्र में सिंधु नदी भी है, यहाँ पे कहीं पे हमें नज़र आ रही होगी। देखिएगा, सिंधु नदी ये रही, यहाँ पे ये क्या है? ये सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? पॉइंट को समझिए। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें हम सहायक नदियाँ कहते हैं। एक एक पॉइंट को कवर करते चलिए, हम लास्ट में क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आप सॉल्व करेंगे या आपसे करवाएंगे। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर भी फले फूले थे। गांव और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। कब हुआ था? 2500 साल पहले। ओके, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान बिहार में है, नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में ये जो नदियां हैं, इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम प्राचीन काल में मगध के नाम से जानते थे और आजकल उसको बिहार के नाम से जानते हैं। इसके जो शासक हैं वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राजाओं की स्थापना की गई थी। ये अभी हम लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा बोरिंग लगे या ना समझ में आए या आपको लगे कि बहुत छोटी चीज़ें हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़िएगा, आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, ठीक है। तो यह देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनकी स्थापना की गई। लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। क्या किया लोगों ने हमेशा जो हमारा जो उपमहाद्वीप है इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी कि भाई पहले इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, फ्लाइट नहीं थी, आपकी ट्रेन, बस, ट्रक नहीं चलती थी, तो आखिर हम पार कैसे हों। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, वो ये यात्रा कर लेते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। या तो काम की तलाश में कि भाई हमको कुछ काम मिल जाए, ठीक है, हमें अपने खाने की व्यवस्था हो जाए, या फिर कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जहां वो लोग रह रहे हैं वहां बाढ़ आ गई, ठीक है, सब कुछ उनका बह गया, या वहां सूखा पड़ गई, या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, इस तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिस वजह से उन्हें एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान जाना पड़ा। ये सब कारण होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी कि भाई इतना क्षेत्र तो हमारा हो ही गया, चलो थोड़ा और आगे बढ़ो, उनसे लड़ाई करो, युद्ध करो, क्षेत्र अपने कब्जे में ले लो। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, ठीक है। और ये जो धार्मिक गुरु थे, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, धार्मिक गुरु एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते थे, क्यों करते थे भाई? तो ये लोगों को शिक्षा और सलाह दिया करते थे।
ठीक है, शिक्षा देते थे और धर्म की शिक्षा देते थे, उन्हें अच्छी सलाह देते थे, है ना, सुझाव देते थे। और कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे कि यार देखें, हम जहाँ रहते हैं यहाँ तो हमने देख लिया, चलो जो है कि कुछ और आगे बढ़ें, देखें आगे क्या होगा, नदी होगी, पहाड़ होगा, झरना होगा, है ना, समुद्र है, क्या है, चलो नई जगह चलते हैं। जैसे आजकल हम लोग नई नई जगह घूमने जाते हैं, है ना। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, यहाँ से अगर हम दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के लोगों को देखते हैं, वहाँ की संस्कृति, उनके आचार विचारों को देखते हैं हम। यदि कुछ अच्छा लगता है तो उससे जो है कि हम भी अपनाने का प्रयास करते हैं कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है, हम भी ऐसा करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की, धार्मिक गुरुओं ने शिक्षा दी, सलाह दी, लोग मूल्यवान वस्तुओं की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक दूसरे स्थान से जाते थे, है ना। कुछ नई चीज़ों को खोजने की चाह में जाया करते थे। तो ये सब चीज़ें इसलिए लोगों ने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा की। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, आपको पता है आज लोग यात्रा क्यों करते हैं भाई? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यानी कि पहाड़ियों की वजह से क्या होता है, जो प्राकृतिक सीमा है वो तैयार होती है कि भाई यहाँ से ये हमारा क्षेत्र हो गया, ये वहाँ से उनका अलग क्षेत्र हो गया। पर्वत, है ना, समुद्र हो गए, ये क्या है, प्राकृतिक सीमाएं बन जाती हैं ये, है ना। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वैसा कर सके, है ना। जहाँ चाह है वहीं राह है। चाह लोगे तो सीटेट पास हो जाएगा, नहीं चाहोगे, मेहनत नहीं करोगे तो भैया नहीं पास होगा। तो अगर चाह ले जाओगे, ठीक है, तो आपका सीटेट क्रैक हो जाएगा। क्योंकि कई बार मैसेज आता है कि सर हम 3 बार दे चुके हैं, हम 2 बार दे चुके हैं, पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपने तन्मयता से उसमें काम ही नहीं किया, है ना। यानी कि जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, ये लाइन आप भी अपना लो, है, ऐसा चाह लो तो पार हो जाएगा। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। हालांकि जब उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के, देखिए आगे बढ़ते हैं, लोगों के इस आवागमन ने क्या किया, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को और ज़्यादा समृद्ध कर दिया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब देखिए यहाँ से हम देश के नाम के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे सामने, समझते चलिए। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। कोई कहता है हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के नामों का हम लोग प्रयोग करते हैं। इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है। कहाँ से निकला है? INDUS, यहाँ से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, यानी कि मानचित्र में। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोश अथवा इंदोश और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। समझिए पॉइंट को। लगभग बात कब की? 2500 वर्ष पहले की। 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी, इन्होंने सिंधु को हिदोश या फिर इंदोश और इस नदी के, जो सिंधु नदी है, इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में जो कुछ लोग रहते थे, उन कुछ लोगों के लिए क्या नाम यूज होता था? भारत। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी एक रचना है ऋग्वेद, उसमें भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा और इतना प्रयोग हुआ कि आज वो भारत, जिन लोगों को कहा जाता था, वो पूरा भारत बन गया, ठीक है। चलिए, जिसे हम नाम लेने में भी हमें गर्व होता है। अतीत के बारे में कैसे जाने?
यहाँ से पॉइंट को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग समझ रहे हैं। देखिए अतीत की जानकारी हम देखिए अभी हम बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझें। अतीत की जानकारी यानी पास्ट की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना, ढूंढना और पढ़ना है। पहला तरीका ये है कि जो पास्ट में लिखी गई जो पुस्तकें हैं हम उनको पढ़ते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, उनको ढूंढते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं, यानी कि हैं पुस्तकें ही बस लिखी हाथ से गई हैं, इसीलिए इनको पांडुलिपि कहा गया है। आज प्रिंटिंग प्रेस में किताबें छपती हैं, पहले हाथों से लिखी जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। आई बात समझ में? यानी कि पांडुलिपि के लिए जो हम मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का यूज करते हैं वो मेनू से निकला है। मेनू का मतलब होता है हाथ है, ठीक है, हाथ है, ये होता है मेनू का अर्थ। ये पांडुलिपियां अक्सर ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती हैं? अक्सर ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक भुर्ज नाम का पेड़ होता है, उसकी छाल से ये मिलती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक पांडुलिपि है, नीचे इसके बारे में जानेंगे। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ यहाँ पे नीचे दिया गया है और उसको अभी हम देख लेंगे। पहले थोड़ा पढ़ लीजिए। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ये जो पांडुलिपि आप सामने देख पा रहे हैं, पिक्चर है ये, ठीक है, ध्यान से देखिए। लग रहा है ना कि पेड़ की छाल है और उसके ऊपर इसको लिखा गया है। ये कब लिखी गई है भाई? देखिए, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भाई पहले अलग अलग उसके जो ताड़ के पत्ते हैं काट करके फिर अलग अलग लिखा गया, फिर उस पर पत्ता नंबर डाल दिया जाता होगा, है ना, कुछ तो याद रखने के लिए कि ये पन्ना ये जो है कि पत्ता पहले आएगा, फिर उसके बाद ये पत्ता आएगा, फिर ये पत्ता आएगा। तो इस तरीके से सीरियल वाइज फिर उसको अलग अलग हिस्सों को एक साथ में बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, है ना, और कुछ नष्ट भी कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी प्रेजेंट हैं, आज भी उपलब्ध हैं। अक्सर ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं जहां इनको रखा गया है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा हमें देखने को, पढ़ने को मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग। संस्कृत भाषा का प्रयोग विद्वान लोग या जो है गुरु लोग करते थे। चलिए, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। जो अभिलेख हैं, ऐसे लेख क्या हैं? पत्थर पर उकेरे जाते थे। कुछ लिखना होता था, पत्थर पर उसको उत्कीर्ण किया गया। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें कि हमने एक ऑर्डर दे दिया। आज अगर हम लोग कोई ऑर्डर निकालते हैं तो उसको बाकायदा पेज पर लिखा हुआ ऑर्डर हमको मिलता है। ठीक है, पहले क्या होता था? जो पत्थर का टुकड़ा है उसी पर उसको गुदवाया जाता था या उकेरा जाता था, उत्कीर्ण करवाया जाता था। लोग उसको पढ़ करके समझ जाते थे कि भैया ये नया आदेश आया है राजा का, हमें इसका पालन करना होगा। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी
अपने कार्यों के जो विवरण है उसको उत्कीर्ण करवाया है। उनके कार्य का जो भी विवरण होता था, जो भी ब्यौरा होता था। उदाहरण के लिए अक्सर शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे कि भैया हमने इतने देशों को, इतने राज्यों को जीत लिया है, ये संपत्ति हमने इकट्ठा कर ली है, वो सारी इसमें क्या कर दो, लिख दो। इससे जो लोग पढ़ेगा हमारी वाहवाही होगी। यहाँ पे पॉइंट समझिए, लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख, कितना, 2500 साल पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए, ये जो अभिलेख आप सामने देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे उकेरा गया है, ये कहाँ से मिला है? ये 2250 वर्ष पुराना है, जो वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इसको किसने उत्कीर्ण करवाया है, किसने लिखवाया है? अशोक ने लिखवाया है, सम्राट अशोक ने। इस शासक के विषय में हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। बिना लिपि के कोई भी भाषा नहीं लिखी जा सकती। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जो अक्षर हैं, जो संकेत हैं, उनसे लिपि बनती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामीक नामक 2 अलग अलग लिपियों और भाषाओं में लिखा गया है। ये जो अभिलेख है वो जहाँ भी अभिलेख ये है, इस क्षेत्र में प्रयोग होने वाली जो यूनानी और अरामाइक नाम की जो अलग अलग लिपियाँ हैं और भाषाएं हैं, उनमें उकेरा गया है इसको। आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। जो ऐसी पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते थे, उनको जानते थे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, उन्हें पुरातत्वविद कहा गया। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र हो गए, मूर्तियाँ हो गई, ठीक है, इसका अध्ययन किया करते थे। अब यहाँ पे जैसे आप कुछ पिक्चर्स देख पा रहे होंगे, जैसे ये दाहिना चित्र, ये बायां चित्र हो गया। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है ये, है ना, एक बर्तन है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। आज से 4500 साल पहले इस तरीके के बर्तनों का प्रयोग होता है। आज भी आप लोग इस तरीके के बर्तन देख सकते हो कुम्हार के यहाँ। दाईं तरफ जो है इधर एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये क्या है? ये पुराने चांदी के सिक्के हैं। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 साल पहले होता था, ठीक है। और आज हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये काफ़ी डिफरेंट हमको दिखाई दे रहे हैं। तो जो पुरातत्वविद होते थे वो पत्थर ईंट से बनी इमारत, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ, है ना, उसका अध्ययन किया करते थे। और वो जो पुरातत्वविद हैं वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते थे। क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसकी गहराई में जाना होगा, तो वो छानबीन करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं जो पक्की मिट्टी के या पत्थर के बने होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी हेल्प हो जाती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अच्छा, जैसे वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों के अवशेष, अवशेष का मतलब है जो बच गया है, जो शेष रह गया है, वो अवशेष कहलाता है। जो बची हुई चीज़ें हैं बहुत मुश्किल से बच पाती हैं। अगर अन्न के दाने, अनाज के दाने, गेहूं के दाने, चावल के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। और फिर सोचो, गेहूं का दाना जल गया हो तो कितने लंबे समय तक वो जो है जीवित रह सकता है? नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें बड़ा दुर्लभ तरीके से इनको मिलती थी। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? चलिए समझते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार अक्सर स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि सोर्स का यूज़ करते हैं। सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है, हमें ये जानकारी कहाँ से मिली? इतिहासकार उन्हें कहते हैं
जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार कौन है भाई? इतिहासकार जो बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। स्रोत के प्राप्त होते ही कि जो हमें सोर्स मिल जाता है, स्रोत, क्योंकि इन सोर्सेज की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार और पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अतीत एक है या अनेक है? बहुत अच्छा पॉइंट है, आइए समझते हैं। देखिए, जैसे क्या तुमने इस पुस्तक के टाइटल पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है, क्योंकि पुस्तक का जो टाइटल है उसका नाम है हमारे अतीत। क्या है? हमारे अतीत। तो ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग समूह के लोग, है ना, विद्वान लोग अपना अलग अलग उसका अर्थ निकालते थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से, और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। भाई, कहाँ एक पशुपालक है, एक किसान है, कहाँ एक राजा है, रानी है। तो जाहिर सी बात है इनके रहन सहन में, खान पान में, इनके जीवन में बहुत बड़ा अंतर होगा। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, पॉइंट को नोट कीजिए, ये आज की बात हो रही है। अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग क्या करते हैं? अपना भोजन मछलियां पकड़ करके, शिकार करके, फल फूल के संग्रहण के द्वारा प्राप्त करते हैं। अगर इसके अपोजिट बात करें तो शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं, किसानों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद जो है अतीत में भी थे, पास्ट में भी थे और आज भी देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, एक अन्य तरह का अंतर है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अगर उन्होंने अपने जो भी उन्होंने जो है कि राज्यों को जीता है, जो भी सफलता हासिल की, उसको अगर उन्होंने उत्कीर्ण न करवाया होता, पत्थरों पर या लेख न लिखवाए होते, तो हमें कैसे उनके बारे में जानकारी मिलती है। जबकि तो उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ हमें वहाँ से हेल्प मिलती है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी अक्सर अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रख पाते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। आप बताइए, तिथियों का मतलब क्या होता है, तारीख क्या होती है? भैया अगर आपसे आज पूछा जाए कितनी तारीख है, क्या बताओगे कि भैया आज 11 अगस्त 2024 नहीं, आज 12 अगस्त है। क्या है? आज 12 अगस्त 2024 है, ये तो बताओगे। अब इसमें अगर कोई तुमसे तारीख पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2024 या इसी तरह का कोई और वर्ष बता दोगे। सिंपल सी बात है। वर्ष की ये जो गणना है वो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। ओके, 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। ठीक है, ये हो गया 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य, जन्म के 2000 वर्ष के बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व या ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। हम लोग लिखते नहीं है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, ऐसा इन्होंने पहले बता दिया है। अब इतिहास और तिथियां पढ़ लीजिए, फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। देखिएगा, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। ध्यान दीजिएगा, एनो डोमिनिस है और वो भी है लैटिन शब्द, ठीक है, से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई
तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले भी होता है। ये हैं हमारी इतिहास और तिथियां। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमने इसको पढ़ा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ महत्वपूर्ण। कृषि का आरंभ कब हुआ? कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम जो नगर थे वो 4700 वर्ष पूर्व थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 साल पहले लगभग, और वर्तमान जो है वो लगभग 2000 वर्ष पूर्व से लिया जाता है। अब इसमें आपके लिए कुछ होमवर्क है। आपका होमवर्क ये है कि इनका हमें मैच करके और कमेंट करके बताओगे कि सर नर्मदा नदी किससे मैच करेगी, है ना, आखेटक संग्रहण से, या लगभग 2000 वर्ष पूर्व के नगर से, या मगध से। ठीक है, गारो पहाड़ियाँ किससे मैच करेंगी, गंगा घाटी किससे मैच करेगी, या हमें मैच करके बताएंगे। आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। दूसरा, पांडुलिपि और अभिलेख में क्या अंतर होता है, ये आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आप हमें करके बताइएगा। तो क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहली बात तो हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से सारे ही चैप्टर्स को इसी तरीके से पढ़ेंगे, इसमें एक भी शब्द आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी 3 बजे होगी, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी का कवर करेंगे। और हाँ, पहले लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिए।